हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे। दो वेक्टरों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में फार्मूला डेरिवेट किया था r इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आपको बताया गया था कि थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टरों के बीच का टेल और टेल के बीच का एंगल होता है। जैसे मान लिया जाए दो वेक्टर, आपको वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर क्या दिया, वेक्टर बी दिया है, और इनके बीच का एंगल मान लो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको रिजल्टेंट बोला जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट फाइंड करो। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखो ये 120 डिग्री एंगल दिया वो वेक्टर ए के हेड और टेल के बीच का एंगल। जब आपको फार्मूला में क्या बताया कि थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या होगा, टेल और टेल के बीच का एंगल होगा। तो वेक्टर ए को क्या करें, आगे ड्रा करें, ये वेक्टर ए होगा और ये एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पर थीटा इक्वल 60 डिग्री यूज करना होगा, ना कि 120 डिग्री यूज करना होगा। इस पर आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था, उसमें दिया गया था दो वेक्टर और का कुछ वैल्यू दिया हुआ था, और उसमें आपको बताया गया था कि थीटा इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पे और थीटा इक्वल 90 डिग्री पे और थीटा इक्वल 180 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना था दो वेक्टर्स का। तो उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। आज कुछ न्यूमेरिकल्स और एक दो लगाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है सोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टरों का वियोजन, यानी वेक्टरों को घटकों में वियोजित कैसे किया जाता है, उस टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही वो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल मॉड वेक्टर ए माइनस बी, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण होगा, के बीच का कोण होगा। यहाँ पे देखो बच्चे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का मीन्स क्या। देखो a प्लस बी, जैसे जब दो वेक्टर्स आप ऐड करते हो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट होगा आप उसके लिखते हो वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस b। मतलब ये कहने का है कि वेक्टर a प्लस b का मतलब है कि आप वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हो। क्या होगा, a प्लस b, वेक्टर a प्लस b का मतलब क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट से आप आर लिखते हो, उसे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। अगर इस पर हमने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया रिजल्टेंट का परिमाण आप ज्ञात करना चाहते हो। ठीक, और यहाँ पे लिखा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब वेक्टर ए में से आपने वेक्टर बी को माइनस किया और उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालेंगे। माइनस का मतलब देखो क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, आप तक आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के लिए, तो इसको आपने स्टडी किया है लास्ट क्लास में। क्या करें, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड करना होता है, वेक्टर ए को ड्रा कर देते हैं, और जहां से वेक्टर ए समाप्त होता है वहीं से दूसरे वेक्टर बी के टेल को ऐड कर देते हैं। ठीक, पहले वेक्टर ए के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं, तो जो वेक्टर आर आपको मिला वेक्टर ए प्लस बी, वही क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ड्रा करो, तो कैसे ड्रा करेंगे, जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर। अब देखो हमें क्या दिख रहा है फिगर में, हमें दिख रहा है वेक्टर ए के साथ माइनस वेक्टर बी को ऐड करना। ठीक, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करके ऐड करेंगे। अब देखो वेक्टर ए आप अगर ड्रा कर लेते हो, अब आप देखो वेक्टर बी में क्या लग गया, माइनस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर बी के डायरेक्शन को आपको बदलना है। तो पहले वेक्टर बी क्या था, इस डायरेक्शन में, आप उसको कन्वर्ट करके इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा
माइनस वेक्टर बी। अब ये हो गया रिजल्टेंट आपका वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब भी क्या है, अब भी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट ही है, लेकिन अब क्या डिफरेंस दिया। ठीक, अब इस मेथड को सॉल्व करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए प्लस बी यानी रिजल्टेंट आपका ए और बी का, वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ क्या है, मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, बी में क्या लगा है माइनस, ठीक, प्लस 2a वेक्टर माइनस बी इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है, रूट दोनों पक्षों में लगा, क्या करेंगे, इस बारे में बहुत साइड कर देंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो जो लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 2ab cos थीटा। अब उधर देखो माइनस में 2ab cos थीटा, उसको ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 0। अब देखो 4ab को ट्रांसफर करो तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0/4ab, और 4ab से अगर 0 में डिवाइड करो क्या आएगा 0 हो जाएगा, बट 4ab डज नॉट 0, तो cos थीटा इक्वल क्या आ गया आपका, cos थीटा इक्वल 0, cos में की वैल्यू 0 डिग्री होती है, cos 90 डिग्री, यहाँ पे cos का कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपने देखा कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे अपने। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के एक बिंदु पर कार्यरत हो और इनके बीच का कोण क्या 60 डिग्री हो तो इनका परिणामी होगा। देखो यहाँ पे समझो, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, और यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये नहीं बताया गया है, लेकिन मान लो कि पहला वेक्टर जो आपका दिया 3 न्यूटन का, वो इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, और दूसरा आपका क्या है इस डायरेक्शन में, और इनके बीच के एंगल क्या है थीटा इक्वल 30 डिग्री। मैं मान लेता हूँ कि जो फोर्स यहाँ पे क्या दिया, फोर्स की वैल्यू दिया, तो फोर्स जैसा भी आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लिखते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की जगह पे F1 वेक्टर का परिमाण क्या दे दिया गया 3 न्यूटन, और वेक्टर F2 यानी कि दूसरा बल जो है उसे हम F2 से शो करेंगे, उसे वेक्टर F2 का परिमाण दिया है 4 न्यूटन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या F1 लिख दो या F2 लिख दो, ये भी लिखा जा सकता है, परिमाण को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे F1 का जो पहला फोर्स है उसका 3 न्यूटन वैल्यू दिया, जो दूसरा फोर्स उसको 4 न्यूटन दिया गया है। तो इनका पूछा गया रिजल्टेंट को R से शो करते हैं, लेकिन यहाँ फोर्स को वैल्यू दी है, इसलिए हम रिजल्टेंट को यहाँ पे क्या शो करें F शो करते हैं, ठीक है, या R भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, और थीटा को वैल्यू क्या दिया, थीटा को वैल्यू दिया है 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको, देखो आंसर क्या आ गया, F इक्वल इन स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यू पुट अप करें, F1 को वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर, F2 वैल्यू क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4 into cos 30। यहाँ पे देखो a के स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे देखिए 4 3 12, 2 into 12 into cos 30 का वैल्यू क्या होगी
और जो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो cos 30 की यहाँ पे एंगल मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री। चलो इजिली करने के लिए मैंने कहा यहाँ पे 60 डिग्री की 30 डिग्री ले लो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, सॉरी 60 डिग्री ले लिया ना, 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, √2 क्या हो जाएगा कैल्सियम, यहाँ पे इसको ऐड करो, ये 14, 4 के स्क्वायर 16 एंड 25 करो, ऐड करो 25 करो, क्या आ जाएगा 37। यहाँ फोर्स कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स इन स्क्वायर 37 न्यूटन। आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, आपका ये भी आंसर सही है। अगर रूट निकालोगे तो जो भी आएगा आंसर वो भी सही होगा। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर का वियोजन, डिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का वियोजन वेक्टर एडिशन का जस्ट अपोजिट, या कह सकते हो कि वेक्टर वियोजन का मतलब होता है वेक्टरों को तोड़ना, और ये जो क्रिया होती है वो एकदम जोड़ के क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे मान लो सपोज दैट, तो यहाँ पे ले लेते हैं दो कार्टेशियन, मतलब दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज कर लो एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, या मान लो एक्स एक्सिस से एक फोर्स या वेलोसिटी थीटा डिग्री पर है, ठीक। क्या है, थीटा डिग्री पे है, और ये कह रहे हैं हम लोग क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे वेक्टर एफ का है दो कंपोनेंट हो सकते हैं। देखिए किसी भी वेक्टर को या तो वर्टिकल होना चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है तो कंपोनेंट में टूटता है, ठीक। कंपोनेंट में तोड़ना ही, यहाँ पे क्या है, वेक्टर के वियोजन में उतना ही सिखाना चाहते हैं आपको किस तरह से किसी वेक्टर्स को आप दो कंपोनेंट में, ठीक, उसको डिवाइड करते हो। तो किस तरह डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेक्टर जो एफ है वो एक्स एक्सिस से क्या है, एंगल थीटा पे है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में होगा। तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग एफ एक्सिस से करेंगे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यानी अराउंड द वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसको एफ वाई से डिनोट करते हैं। एफ एक्स का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, और एफ वाई को क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज घटक, और वर्टिकल कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। बच्चों यहाँ पे जो है एफ एक्स जो होगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज घटक। और एक होगा एफ वाई, यहाँ पे देखो फिगर दिखाया गया है एफ वाई अराउंड द वाई एक्सिस, तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल कंपोनेंट। और इसको कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर घटक। अब देखो मैं बात करूं कि एफ एक्स इसका क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, और दो घटक क्या होगा वो क्या होगा। देखो हम ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि क्या, समकोण त्रिभुज ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा इक्वल क्या होगा, एक बार साइन थीटा यूज करेंगे और एक बार cos थीटा यूज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें एफ एक्स चाहिए और हमें क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, मुझे एफ एक्स चाहिए और क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए। एफ एक्स मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एफ वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। बताओ साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, लंब बटे, आपने पास में पढ़ा होगा ना, सोना चांदी तोले लाल बटे
तक का। इस फार्मूले से आप बताओ साइन इक्वल क्या होगा। तो साइन इक्वल क्या होगा, लंब बटे कट के अकॉर्डिंग टू फिगर में देखो, फिगर में क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया तो ये क्या है, ये आधार है और ये क्या लंब है और ये क्या है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या होगा BC बटे AC, क्या हो जाएगा BC बटे AC। आपको क्या चाहिए AC इक्वल क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा हमें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण क्या है AB, कर्ण क्या है AB। तो BC अब चाहिए क्या BC इसमें फाइंड करना, तो BC इक्वल हो जाएगा AB साइन थीटा और AB की वैल्यू यहाँ पे दिया है F और साइन थीटा। यहाँ BC को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, BC मीन्स क्या है, BC का मतलब जितना BC होगा उतना आपको ये साइड भी होगी, FY। यहाँ पे FY आपका हो गया F साइन थीटा, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका हुआ FY पर F साइन थीटा। ठीक, अब आप cos थीटा लगाओ, cos थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा AC बाई AB। अब बताओ AC इक्वल क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा AB cos थीटा। अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू के फिगर देखो तो क्या है कैपिटल F, तो कैपिटल F cos थीटा और AC क्या है, AC मींस क्या है, AC मींस क्या fx, तो fx इक्वल क्या होगा f cos थीटा। तो यहाँ पे fx इक्वल आपका आ गया f cos थीटा और fy इक्वल हो गया f sin थीटा। बच्चों इस तरीके से हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा इधर थीटा लगा होता है हमेशा उधर cos होगा और इसके वर्टिकल इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा जिसको हमेशा किससे लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया f cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया f sin थीटा। अगर मान लो सपोज यहाँ फोर्स ना होकर क्या होता है वेलोसिटी होता तो उसे कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट Vx इक्वल हो जाता है v cos थीटा और Vy इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाती है Vy इक्वल v sin थीटा। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जिस तरफ एंगल होगा हमेशा उधर क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा साइन में लिखा जाता है। तो देखो एक एग्जांपल करके इसको समझते हैं। मैंने कहा कि वेक्टर को या तो वेक्टर कब नहीं टूटता, जब वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा या हॉरिजॉन्टल होगा तो उसे कंपोनेंट में नहीं तोड़ना, लेकिन अगर किसी एंगल पर होगा तो उसे आपको कंपोनेंट में तोड़ना होगा। पहले तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा कंपोनेंट में तोड़ना कैसे आप तोड़ते हैं। मानिए सपोज देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और आपका एंगल जो दे दिया ये एंगल थीटा दे दिया और यहाँ पे वेलोसिटी y एक्सिस से एंगल थीटा पर। अब हमें वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ना तो कैसे करेंगे, ठीक, तो एक कंपोनेंट x एक्सिस में होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा y एक्सिस में। और मैंने बोला जिधर एंगल थीटा लगा होगा उधर हमेशा क्या होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, और उधर होता है cos। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे y एक्सिस में है, Vy इक्वल हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा Vx इक्वल v cos थीटा, सॉरी v sin थीटा। बच्चों एक चीज तो ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा पैरेलल टू अर्थ हो, अर्थ के पैरेलल हो हमेशा, ये जरूरी नहीं। जिधर एंगल थी, जब आप ट्रायंगल में जिधर एंगल लेते हो उसी को आप बेस मानते हो, नहीं तो बेस आपका हमेशा क्या हॉरिजॉन्टल होगा और इसको वर्टिकल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक। तो याद रखें कि जिधर एंगल थीटा लगा होगा उधर हमेशा cos होगा, उसे बोलते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट मतलब बनाइएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थात क्षैतिज घटक हमेशा अर्थ के पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो सपोज दैट कि x एक्सिस से y एक्सिस और आप वेलोसिटी आपको x एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है तो कंपोनेंट क्या होगा, अब वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा यहाँ पे देखो x एक्सिस में vx इक्वल क्या होगा v cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा vy इक्वल क्या हो जाएगा v sin थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल
थीटा क्या एक्स एक्सिस के साथ लगा है, तो अब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उधर ये में cos लगेगा तो b cos थीटा हो जाएगा, और y एक्सिस अब क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो b y इक्वल हो जाएगा b sin थीटा। क्लियर है? अब तो कहे तो क्वेश्चन करते हैं, चलो ये सॉल्यूशन आप वेक्टर पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको और प्रयास करूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। मान लीजिए सपोज दैट ये कोई ब्लॉक है, ठीक, और इस पर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे 10 न्यूटन, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इन गिवन फिगर। देखो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे और क्या फोर्स है, फोर्स का क्वेश्चन पूछा गया क्षैतिज घटक क्या होगा और आपसे पूछा गया ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। अगर आप लोग ऊपर जितनी भी चीजें से पहले बताई गई है अगर वो क्लियर हो तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है 30 डिग्री। तो इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और एक क्या होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। यहाँ पे देखो एफ के दो कंपोनेंट इधर क्या एक्स एक्सिस से जो होंगे उसे एफ एक्स कहेंगे और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होंगे उसे क्या बोलेंगे एफ वाई होंगे। यहाँ पे जो एफ एक्सिस होगा इसको क्या बोलेंगे क्षैतिज घटक बोलेंगे। तो फोर्स में यहाँ पे क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों एफ cos थीटा, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो एफ को यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू बताओ क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2 और 2 5 का क्या होगा 10 5/3। यहाँ पे क्षैतिज घटक क्या है एफ एक्स इक्वल क्या होगा 5/3 हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा एफ वाई इक्वल एफ साइन थीटा। एफ का वैल्यू 10 और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री। यहाँ पे देखो 10 साइन 30 का 1/2 और 2 से डिवाइड करो 10 में क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वाई इक्वल 5 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा एक न्यूमेरिकल में आप किस तरीके से किसी भी वेक्टर का जो सॉल्यूशन करते उसको कंपोनेंट में तोड़ के कैसे फाइंड करना होता है वो आपने देखा, ठीक। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर के लॉ को अप्लाई कर सकते हो। चलो एक दो में क्लाउड देखते हैं और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका। न्यूमेरिकल 2 तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है कि यहाँ पे देखो दो पर्सन हैं जो एक
स्ट्रिंग को पकड़े और इसके स्ट्रिंग के मिड पॉइंट से 10 kg का एक वेट लगा हुआ, 10 kg का क्या है वेट लगा हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। देखो दोनों स्ट्रिंग क्या अलग अलग, दोनों स्ट्रिंग क्या है यहाँ अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में T1 और T2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका वेट क्या होगा 10 G डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पूछा गया है कि टेंशन T1 एंड T2 की वैल्यू क्या होगी। टेंशन इन स्ट्रिंग, देखिए T1 और T2 क्या करना है, वैल्यू आपको फाइंड करना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत इजी है सॉल्व करना। यहाँ देखो ब्लॉक क्या है, उस पर 10 kg का ब्लॉक है, तो 10 kg ब्लॉक को अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसका जो वेट होगा वो 10 G डाउनवर्ड में काम करेगा। और यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग लिया और एक स्ट्रिंग लिया है, इसमें कितना टेंशन है T1 है और इसमें कितना टेंशन है T2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक या कुछ एंगल आप सपोज कर लो कि जो यहाँ पे एंगल क्या है, ये 30 डिग्री यहाँ पे बना रहे हो, 30 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा है सपोज कर लीजिए, या मान लो चलो सपोज है 60 डिग्री। यहाँ पे देखो 30 डिग्री है और 60 डिग्री ये। तो देखो यहाँ पे T1 जो T1 टेंशन है, टेंशन मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स है। फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा, T1 को और T2 को। तो यहाँ पे देखो T1 को आप डिवाइड करो, तो T1 को अगर डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट में, तो इधर एंगल लगा है उधर हमेशा क्या रहेगा cos रहेगा, T1 cos 30 डिग्री हो गया। और इधर क्या हो जाएगा T1 sin 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो T2 को कंपोनेंट में तोड़ो, तो T2 का एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 sin 30। ठीक, यहाँ पे देखो कि T1 cos 30 डिग्री और T2 cos 60 डिग्री मिल करके 10G को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्लॉक आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हो गया कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको टोटल फोर्स का सम जब करेंगे तो सम ऑफ द फोर्सेस जो हम लोग क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले इक्वेशन क्या होगा, T1 cos 30 डिग्री प्लस T2 cos 60 डिग्री। इस इक्वेशन को मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। T1 cos 30 डिग्री प्लस T2 cos 60 डिग्री मिलकर बैलेंस कर रहे हैं इसके वेट 10G को। 10G, G मतलब यहाँ पे हम टेक है, G को ले लेगा, चलो टेकन G इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे क्वेश्चन है इजी हो गया। T1 cos 30 का क्या होता है √3/2 प्लस T2 cos 60 का 1/2 इक्वल 10 × 10। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा √31 प्लस T2 इक्वल 200 200 10 और 10 में इंटू करोगे 100 आएगा, और एलसीएम का 2 आएगा, 2 का प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा 200 आएगा। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट मान लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे 60 हो, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या था 60 डिग्री था। T2 का एक कंपोनेंट T2 का 60 डिग्री अपर डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल हो गया आपका T1 sin 30। तो T1 sin 30 अब बैलेंस कर रहा है T2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो T1 sin 30 बैलेंस कर रहा है T2 sin 60 को। यहाँ पे लिखेंगे T1 sin 30 डिग्री इक्वल T2 sin 60 डिग्री। अब यहाँ देखो T1 sin 30 वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और sin 60 का वैल्यू होता है क्या √3/2 होता है। तो 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर T1 इक्वल क्या होगा T2 √3। ठीक, तो यहां से अगर आप T1 की वैल्यू क्या करते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट में यूज करते हैं तो मैं देखो इस फिगर को इरेज कर रहा हूं। इस फिगर को देख लो, समझ लो, नोट कर लो। अब मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूं, इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूं, इसके आगे क्या होगा T1 और T2 वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या करें T1 का समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से
T1 का मान समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 है, समीकरण 2 से T1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या है, √3 T1 की वैल्यू आ गया क्या, 2√3 प्लस T2 इक्वल 200। यहाँ पे देखो √3 क्या होगा, मल्टीपल करो क्या होगा, 4 T2 प्लस T2 इक्वल 200, यहाँ हो जाएगा 5 T2 इक्वल 200 और T2 इक्वल क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। तो यहाँ पे T2 को आपने फाइंड कर लिया, T2 कितना हो गया 40 न्यूटन हो गया। अब क्या होगा, T1 की वैल्यू निकालना होगा, समीकरण क्या करें, 1-2 में, समीकरण 2 में T2 का मान रख दीजिए, T2 का मान रखने पर, T2 का मान रखेंगे तो T2 इक्वल क्या हो गया 40, क्या है 41 इक्वल T2 √3 है, T2 जो 40 होगा 40√3, तो ये आ गया आपका T2 की वैल्यू, सॉरी क्या होगा T1 की वैल्यू आ गया 40√3। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, वेक्टरों को बेटा किस तरीके से दो कंपोनेंट में या दो टुकड़ों में बांटा जाता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने वेक्टरों का वियोजन पढ़ा और उस पर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे आप 2 वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है।